नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मनीष स्टडी पॉइंट से। दोस्तों आज है 15 अगस्त, तो सबसे पहले आप सभी लोगों के लिए स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज है 15 अगस्त, तो 15 अगस्त में आज हम 15 अगस्त तथा 14 अगस्त की करंट अफेयर की घटनाओं पर डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कर्म साथी प्रकल्प योजना शुरू की है? तो ये कर्म साथी प्रकल्प नामक योजना ये शुरू की गई है पश्चिम बंगाल की सरकार के द्वारा, और इस योजना के माध्यम से राज्य के जो भी 1 लाख बेरोजगार युवाओं हैं तो उनके लिए आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनके लिए लोन तथा सब्सिडी प्रदान की जाएगी ताकि वो लोग आत्मनिर्भर बन सकें। बात करते हैं पश्चिम बंगाल, तो राजधानी कोलकाता में है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़, और पश्चिम बंगाल का जो हाईकोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश हैं टी.बी.एन. राधाकृष्णन। इससे पहले अगर बात करें तो कोविड वॉरियर क्लब की स्थापना पश्चिम बंगाल में ही की गई है। कर्म भूमि पोर्टल भी पश्चिम बंगाल में ही लॉन्च किया गया था। इसके साथ साथ स्नोहर पोरोस तथा प्रोचेष्टा योजनाओं की शुरुआत भी पश्चिम बंगाल में हुई है। एक मातृ स्मृष्टि योजना की भी शुरुआत पश्चिम बंगाल में ही की गई है, और एक एग्जिट नाम का मोबाइल ऐप भी लॉन्च हुआ था पश्चिम बंगाल में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की, तो सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी 2020 के सबसे महंगे एक्टर्स की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो अभी फोर्ब्स पत्रिका ने सबसे ज़्यादा महंगे एक्टर्स की सूची तैयार की है, और इस सूची में जो टॉप पर रहे हैं वो रहे हैं ड्वेन जॉनसन। इनके लिए द रॉक के नाम से भी जानते हैं, और ये लगातार दूसरी बार इस सूची में सबसे महंगे एक्टर्स साबित हुए हैं, मतलब कि सबसे महंगे एक्टर्स बने हैं ड्वेन रॉक जॉनसन। और इस सूची में मतलब कि अगर हम बात करें अगर टॉप 10 की, तो टॉप 10 में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय अभिनेता हैं, इनका नाम है अक्षय कुमार। तो अक्षय कुमार इस सूची में 6वें स्थान पे हैं, और टॉप पर हैं ड्वेन जॉनसन। और ड्वेन जॉनसन ने 2020 में जो कमाई की है वो $87.5 मिलियन की कमाई के साथ ये पहले नंबर पर बरकरार हैं। और वहीं अक्षय कुमार की बात करें तो अक्षय कुमार ने इस वर्ष $48.5 मिलियन की कमाई की है। और ड्वेन जॉनसन से एक क्वेश्चन आपके लिए और भी ध्यान होगा कि इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा कमाई करने वालों की सूची में भी ड्वेन जॉनसन शीर्ष पर रहे थे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की, तो थर्ड क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने चेक से होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए किस नाम से सुविधा शुरू की है? तो भी हाल ही में आरबीआई ने जो चेक से धोखाधड़ी हो जाती है तो उन धोखाधड़ी से बचने के लिए तथा कस्टमर को बचाने के लिए एक सुविधा शुरू की है जिसका नाम है पॉजिटिव पे। इसका नाम है पॉजिटिव पे। तो 50,000 रुपये या फिर 50,000 रुपये से अधिक वाले जो भी चेक होंगे उन लोगों के लिए ये पॉजिटिव पे सुविधा शुरू की गई है। अब इस सुविधा के माध्यम से होगा क्या, जैसे चेक की जो जानकारी है, चेक की जानकारी ली जाएगी इस पॉजिटिव पे के माध्यम से, और उसके साथ बैंक में देखी जाएगी कि उस कस्टमर की जानकारी सत्य है अथवा असत्य है। तो यही है जिसका नाम है पॉजिटिव पे, जो कि लॉन्च किया आरबीआई ने। अब बात करते हैं आरबीआई मतलब कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में 39 गलत लिख गया 1 अप्रैल 1935 में की गई थी। मुख्यालय तो आपके लिए पता है मुंबई में है, और गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, और पहले गवर्नर थे ओसबान स्मिथ। वहीं बात करें कि पहले भारतीय गवर्नर कौन थे आरबीआई के, तो वो थे सी.डी. देशमुख। तो 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई की स्थापना की गई थी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, तो चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में रॉकेट इंजन का विकास और परीक्षण करने वाली पहली भारतीय निजी कंपनी कौन बनी है? तो भी हाल ही में रॉकेट इंजन का विकास तथा इसके साथ साथ इसका परीक्षण करने वाली जो प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनी बनी है उसका नाम है स्काईरूट एरोस्पेस। तो स्काईरूट एरोस्पेस जो कि हैदराबाद में स्थित एक प्राइवेट कंपनी है, इसने अभी हाल ही में रमन नाम से एक रॉकेट इंजन का विकास किया है। इसका नाम दिया है रमन, जो हमारे भारत के सी.वी. रमन जो वैज्ञानिक थे जिन्होंने कि भौतिक शास्त्र में सबसे पहले नोबेल प्राइज़ जीता था, कब 1930 में। तो उन्हीं के नाम पर इस रॉकेट इंजन का नाम दिया गया है रमन। और इसकी विशेषता ये है इस इंजन की कि एक ही मिशन में ये कई सैटेलाइटों को कई कक्षाओं में स्थापित करने में ये सक्षम है। और बात करें अगर इसकी जो लॉन्चिंग की जाएगी दिसंबर 2021 में इसे लॉन्च किया जाएगा, जो पृथ्वी की लोअर ऑर्बिट है वहाँ पर। और आपके लिए ज्ञात होगा कि जून 2020 में जो केंद्रीय कैबिनेट है तो उसके द्वारा स्पेस सेक्टर में प्राइवेट कंपनियों की हिस्सेदारी भी दे सकती हैं, मतलब कि प्राइवेट कंपनियां जो हैं वो स्पेस सेक्टर में भी अपनी हिस्सेदारी दे सकती हैं। तो इसीलिए अब प्राइवेट कंपनी भी जो
स्पेस सेक्टर है उसमें भी अपनी बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी दे रही हैं। तो ये अब बनी है स्काई रूट एरो स्पेस जो कि हैदराबाद में स्थित है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो 5वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने वाईएसआर चेयुदा योजना शुरू की है? तो ये वाईएसआर चेयुदा योजना ये शुरू की है आंध्र प्रदेश राज्य की सरकार ने। तो आंध्र प्रदेश राज्य की सरकार ने ये वाईएसआर चेयुदा योजना शुरू की है। बात करें इस योजना की तो राज्य की जो अल्पसंख्यक समुदाय की जो महिलाएं हैं तो उनको आत्मनिर्भर तथा सशक्त बनाने के लिए ये योजना लॉन्च की गई है। इस योजना में महिलाओं को बैंक से 75,000 रुपये तक का लोन प्रदान किया जाएगा ताकि वो अपने व्यापार को आगे बढ़ा सकें तथा वो आत्मनिर्भर बन सकें। तो ये योजना है जो कि लॉन्च की है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने। बात करेंगे इसकी राजधानी। तो इसकी राजधानी आपको पता होगा कि अभी एक विधेयक भी पारित हुआ है जिसमें इसकी 3 राजधानी बनेंगी, जिसमें विशाखापट्टनम शामिल है, अमरावती शामिल है और एक शामिल है कन्नूर। तो अभी तो वर्तमान समय में हैदराबाद राजधानी और प्रस्तावित राजधानी अमरावती है। मुख्यमंत्री हैं जगनमोहन रेड्डी, राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिश्चंद्रन और आंध्र प्रदेश का जो हाईकोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश हैं JK माहेश्वरी। बात करेंगे आंध्र प्रदेश संबंधित अभी जो इम्पोर्टेंट योजनाएं लॉन्च की हैं तो मैंने सभी लिख दी हैं यहाँ पे। तो जैसे एक थी वाईएसआर नेथन्ना नेस्तम योजना, दूसरी थी वाईएसआर आरोग्यश्री योजना, एक अम्मा बोडी योजना चलाई गई थी, उसके बाद पेंशन कनका योजना भी चलाई गई थी, जगन्ना बसाठी दीवेना योजना लॉन्च की थी आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने, उसके बाद नवरन्नालू पैदलांदिर की योजना लॉन्च की थी। उसके बाद बात करें तो जगन्या विद्या दीवेना योजना लॉन्च की थी, ये स्टूडेंट से संबंधित थी। उसके बाद जगन्नाथ चैदड़ी योजना ये शुरू की थी और उसके बाद कापू नेस्तम योजना शुरू की आंध्र प्रदेश की सरकार ने। तो ये सब योजनाएं लगभग आंध्र प्रदेश की समस्त योजनाओं में वाईएसआर लगा रहता है। लेकिन आप कोशिश किया कीजिए कि जो भी योजनाएं आंध्र प्रदेश की वो बिना वाईएसआर नाम लगा के याद किया कीजिए, क्योंकि कभी किसी एग्जाम में अगर वाईएसआर लग के नहीं आएगा तो आप गड़बड़ा सकते हैं। तो इसीलिए ये आप इतने नाम याद कर लेना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो 6 क्वेश्चन है, हाल ही में किस ई-कॉमर्स कंपनी के द्वारा इतना आसान है नामक एक विक्रेता अभियान शुरू किया गया है? तो ये इतना आसान है नामक एक विक्रेता अभियान ये शुरू किया गया है अमेजॉन कंपनी ने इसे शुरू किया है। अगर अमेजॉन के जो संस्थापक हैं जेफ बेजोस, वो दुनिया के सबसे ज़्यादा अमीर व्यक्तियों की सूची में नंबर 1 पे भी हैं। तो ये अभियान उन विक्रेताओं से संबंधित है जो कि उन विक्रेताओं से के लिए है। तो ये उन विक्रेताओं से संवाद करने के लिए है जो अमेजॉन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नहीं है। तो ये उन विक्रेताओं के लिए ये लॉन्च किया गया है इतना आसान है नामक एक विक्रेता अभियान। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला एंड्रॉयड POS का मतलब होता है पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस लॉन्च किया है। तो हाल ही में किसने भारत का पहला एंड्रॉयड पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस लॉन्च किया है? तो ये किया है पेटीएम ने। तो पेटीएम के द्वारा भारत का पहला एंड्रॉयड पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस लॉन्च किया गया है। तो भारत में कॉन्टैक्टलेस पेमेंट के लिए ये डिवाइस लॉन्च किया गया है। इसके लिए वाईफाई के साथ इसके द्वारा भी कनेक्ट किया जा सकता है। तो ये विशेषकर MSME सेक्टर को डिजिटल बनाने के लिए ये लॉन्च किया है, जिसका नाम है POS डिवाइस, और जो कि लॉन्च किया है पेटीएम ने। बात करेंगे पेटीएम। तो पेटीएम की स्थापना 2010 में हुई थी, मुख्यालय नोएडा में है और CEO और संस्थापक कौन है? तो इनका नाम है विजय शेखर शर्मा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकी चुनाव में उपराष्ट्रपति पद के लिए टिकट पाने वाली पहली भारतीय मूल की अमेरिकन महिला कौन बनी है? तो ये भारतीय मूल की अमेरिकन महिला हैं जिन्होंने कि उपराष्ट्रपति पद के लिए टिकट पाया है और इनका नाम है कमला हैरिस। तो कमला हैरिस अगर बात करें तो डेमोक्रेटिक पार्टी के जो राष्ट्रपति पद के जो उम्मीदवार हैं जिनका नाम है जो बाइडेन, तो इन्हीं के द्वारा कमला हैरिस के लिए उपराष्ट्रपति पद के लिए टिकट दिया गया है। अगर बात करें कमला हैरिस तो ये भारतीय मूल की अमेरिकी महिला तो बनी हैं, इसके साथ साथ ये पहली एशियाई अमेरिकी महिला भी बनी हैं जिन्होंने कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति पद के लिए टिकट पाया है। अगर बात करें कमला हैरिस की तो कमला हैरिस की माँ थी जिनका नाम था श्यामा गोपाला, वो चेन्नई की थी मूलतः, और इनके पिता का नाम है डोनाल्ड हैरिस। वो कहाँ के हैं? तो वो जमैका के हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में ICAR का डाटा रिकवरी सेंटर जिसका नाम है कृषि में किसने लॉन्च किया है? तो ICAR का मतलब होता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। तो ICAR का
के डाटा को सुरक्षित रखने के लिए ये कृषि मेघ नामक रिकवरी सेंटर लॉन्च किया है केंद्रीय कृषि मंत्री जिनका नाम है नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा, और इन्होंने इसके लिए लॉन्च किया है। अगर बात करें ये कहाँ लॉन्च या फिर कहाँ स्थापित किया गया है, तो राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी जो हैदराबाद है वहाँ पर इस सेंटर को स्थापित किया गया है। और इसने कई लॉन्च या फिर उद्घाटन किसने किया है, तो केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। और इसका मेन उद्देश्य क्या है, तो ICAR का डाटा सुरक्षित रखने के लिए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य की सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित कृषि नवाचार प्रोग्राम की शुरुआत की है। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित कृषि नवाचार प्रोग्राम की शुरुआत की है तेलंगाना राज्य की सरकार ने। तो आपके लिए ज्ञात होगा कि तेलंगाना राज्य ने 2020 के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वर्ष घोषित भी किया है। तो इसी के अंतर्गत तेलंगाना गवर्नमेंट ने सेंटर फॉर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन व इसके साथ साथ विश्व आर्थिक मंच के साथ मिलकर इस प्रोग्राम की शुरुआत की है। और इसके अंतर्गत जो राज्य गवर्नमेंट है वो कृषि के जिन क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जा सकता है उनकी दिशा में कार्य करेगी, जिससे राज्य के किसानों तथा राज्य के जो नीति निर्माता हैं, मतलब कि जो पॉलिसी धारक हैं, उनके लिए लाभ प्रदान किया जा सके। बात करेंगे तेलंगाना की, तो राजधानी हैदराबाद में है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं, राज्यपाल हैं डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन, और तेलंगाना राज्य का जो हाईकोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश हैं राघवेंद्र सिंह चौहान। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो 11वां क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य की सरकार ने अरुणोदय योजना को लॉन्च किया है। तो ये अभी असम राज्य की सरकार ने अरुणोदय नामक योजना को शुरू किया है। और ये योजना, इस योजना के तहत होगा क्या, तो इस योजना के तहत राज्य के जो 17 लाख परिवार हैं, 17 लाख जो परिवार हैं उन लोगों के लिए खाद्य सामग्री खरीदने के लिए 830 रुपये प्रति माह के हिसाब से वित्तीय सहायता प्रदान करेगी असम राज्य की सरकार। कौन प्रदान करेगा, तो असम राज्य की सरकार। कितने रुपए प्रति माह, तो 830 रुपये प्रति माह। और किसके लिए, तो खाद्य सामग्री खरीदने के लिए। बात करेंगे असम की, तो असम की राजधानी है दिसपुर, और मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, और राज्यपाल हैं जगदीश मुखी, और असम का जो हाईकोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश हैं अजय लांबा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, तो 12वां क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य के मोइरा केला उसके बाद है खाजे तथा हरमल मिर्च को भौगोलिक संकेत प्रदान किया गया है। तो ये गोवा राज्य के 3 प्रोडक्ट हैं, एक का नाम है मोइरा केला, दूसरा है खाजे, ये एक मिठाई है, और तीसरी है हरमल मिर्च। तो इसके लिए अभी भौगोलिक संकेत प्रदान किया गया है। और ये कहाँ के हैं, तो तीनों उत्पाद ये गोवा के हैं। बात करते हैं गोवा की, तो गोवा की राजधानी है पणजी, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं, राज्यपाल है सत्यपाल मलिक, और गोवा का जो हाईकोर्ट है वो बॉम्बे हाईकोर्ट लगता है जिसके मुख्य न्यायाधीश हैं दीपांकर दत्त। आज हम किसी भी स्टेट की जानकारी का डिस्कशन इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि जो वीडियो है वो लंबा हो सकती है, क्योंकि 2 दिनों की करंट अफेयर है, तो ये हम नेक्स्ट डे में कवर कर लेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, तो तीसरा क्वेश्चन है हाल ही में लद्दाख पुलिस के झंडे का अनावरण किसके द्वारा किया गया है। तो हाल ही में लद्दाख जो पुलिस है उसके झंडे का अनावरण किया गया है, और लद्दाख पुलिस के झंडे का जो अनावरण किया है वो लद्दाख के जो उपराज्यपाल हैं जिनका नाम है RK माथुर, तो इनके द्वारा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की जो पुलिस है उसके झंडे का अनावरण किया गया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, जो 14वां क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने एम्स दिल्ली के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित तकनीकी साझा की है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीकी ये साझा की है एम्स दिल्ली के साथ में इजराइल देश ने। अब चूँकि ये इजराइल ने की है तो इजराइल की राजधानी यरूशलेम में है, मुद्दा है यहाँ की न्यू शेकेल, संसद है यहाँ की नेसेट, और इजराइल के तो जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू, ये 5वीं बार यहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं, और राष्ट्रपति हैं रूबेन रिवलिन। बात करें इजराइल की, तो इजराइल ने अपने बैंक को डिजिटल करने के लिए किस भारतीय कंपनी चुना है, तो TCS को चुना है। उसके साथ साथ अभी OFAC 16 नामक एक स्पाई सैटेलाइट भी लॉन्च किया था किसने, इजराइल ने। और इजराइल की एक सड़क है जिसका नाम है तेल अवीव सड़क, तो इजराइल देश ने अपनी एक सड़क जिसका नाम है तेल अवीव सड़क का नाम रवीन्द्रनाथ टैगोर के नाम पे भी रखा है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, तो 15वां क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने IIT दिल्ली के साथ समझौता किया है। तो अपने राज्य में प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए जो बिहार राज्य का प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है उसने IIT दिल्ली के साथ समझौता किया है। अब ये समझौता किया है बिहार राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने। तो बिहार की राजधानी है पटना,
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, राज्यपाल फागू चौहान हैं और बिहार का जो हाई कोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश हैं संजय करोल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो 16वां क्वेश्चन है, हाल ही में कौन मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द ईयर बन गए हैं? तो हाल ही में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द ईयर चुने गए हैं, इनका नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ये पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं और ये एक फेमस फुटबॉलर हैं। तो जुवेंटस के मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द ईयर चुने गए हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इनके लिए इसलिए चुना गया है क्योंकि इन्होंने एक सीज़न मतलब कि 2019-20 सत्र के दौरान इन्होंने सर्वाधिक गोल 37 गोल दागे थे। तो इसी के चलते इनके लिए मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। तो 17वां क्वेश्चन है, हाल ही में स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किसने किया है? तो हाल ही में स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ जो किया गया है वो शुभारंभ किया है केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जिनका नाम है गजेंद्र सिंह शेखावत। तो इनके द्वारा स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किया गया है। ये अकादमी स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्टेज टू के लिए कार्य करेगी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। तो 18वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने फाइल शेयरिंग फीचर जिसका नाम है नियर बाई शेयर लॉन्च किया है? तो ये एक फाइलों को शेयर करने वाला एक फ़ीचर है जिसका नाम है नियर बाई शेयर। तो ये फ़ीचर लॉन्च किया है गूगल ने। अब ये लॉन्च किया है गूगल ने। तो गूगल की स्थापना 1998 में हुई थी। मुख्यालय कैलिफोर्निया में है और CEO हैं गूगल के सुंदर पिचाई। बात करें गूगल से तो गूगल ने दृष्टिबाधित लोगों के लिए एक वर्चुअल कीबोर्ड लॉन्च किया था और उसका नाम दिया था टॉक बैक। उसके साथ साथ गूगल ने एक शोडर नामक एप्लीकेशन भी लॉन्च किया था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। तो 19वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने बांग्लादेश के साथ $3.1 बिलियन का ऋण समझौता किया गया है? तो बांग्लादेश के साथ $3.1 बिलियन का ऋण समझौता किया है जापान ने। तो हाल ही में जापान ने बांग्लादेश के लिए सबसे बड़े ऋण ये ऋण कितना है? तो $3.1 बिलियन का ऋण है, इसका मंजूरी दे दी है और ये समझौता जापान ने किया है बांग्लादेश के साथ। तो जापान द्वारा ये धनराशि बांग्लादेश में 7 प्रोजेक्ट में लगाई जाएगी। बात करते हैं जापान की। तो जापान की राजधानी है टोक्यो, मुद्रा है येन और PM है यहाँ के शिंजो आबे। और यहाँ की बात करें तो अब बांग्लादेश की बात करते हैं। तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में है, मुद्रा है टका और प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना और राष्ट्रपति हैं बांग्लादेश का, इनका नाम है अब्दुल हामिद। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। तो 20वां क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान नामक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान। तो ये प्लेटफॉर्म जो प्रत्यक्ष करों में इम्प्रूवमेंट करने के लिए कार्य करेगा। तो ये प्लेटफॉर्म जो डायरेक्ट टैक्स होते हैं मतलब कि प्रत्यक्ष कर होते हैं उसमें इम्प्रूवमेंट करने के लिए कार्य करेगा। और इसके साथ साथ ये जो प्लेटफॉर्म है ये प्लेटफॉर्म जो ईमानदार करदाताएँ होते हैं, करदाता जो ईमानदार लोग होते हैं तो उनको सम्मानित करने के भी काम करेगा ये प्लेटफॉर्म। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। तो 21वां क्वेश्चन है, हाल ही में सबसे बड़े आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के संग्रहालय का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? तो आदिवासी जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके संग्रहालय का जो निर्माण किया जाएगा वो गुजरात में किया जाएगा और ये सबसे बड़ा होगा। तो केंद्रीय जनजातीय मामलों के जो मंत्री हैं जिनका नाम है अर्जुन मुंडा, तो उनके द्वारा इसकी घोषणा की गई है। और इसके साथ साथ बात करें तो जो अर्जुन मुंडा जी हैं उनके द्वारा 9 संग्रहालय को 2022 तक पूरा किया जाएगा। और इन संग्रहालयों की स्थापना की जो घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 2016 में की गई थी। और ये सबसे बड़ा आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों का संग्रहालय होगा जिसका निर्माण किया जाएगा गुजरात में। बात करें गुजरात की तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, मुख्यमंत्री है विजय रूपाणी, राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत और गुजरात का जो हाई कोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश हैं विक्रम नाथ। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। तो 22वां क्वेश्चन है, हाल ही में संसद के लोकसभा के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के लिए कौन सी विदेशी भाषा शुरू की गई है? तो संसद के लोकसभा अधिकारी और इसके साथ साथ जो कर्मचारी हैं उनके लिए जो विदेशी भाषा शुरू की गई है वो है फ्रेंच भाषा। तो अभी फ्रेंच भाषा पर शुरुआती स्तर का पाठ्य कार्यक्रम शुरू किया गया है और इस पाठ्यक्रम का जो उद्घाटन किया है वो जो हमारे लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है।
और बात करें तो फ्रेंच भाषा के बाद अन्य भी भाषाएं लोकसभा के जो अधिकारी तथा कर्मचारी लोग हैं उनके लिए भी फिर से लॉन्च की जाएंगी, अन्य भाषाओं में पाठ्यक्रम लॉन्च किया जाएगा। और ये जो कोर्स है वो प्राइड PRIDE प्राइड मतलब होता है पार्लियामेंट्री रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी की एक पहल है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की, तो 23वां क्वेश्चन है। तो 23वां क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा छात्र उद्यमशीलता कार्यक्रम 2.0 लॉन्च किया गया है? तो हाल ही में छात्र उद्यमशीलता कार्यक्रम 2.0 लॉन्च किया गया है नीति आयोग का जो एक मिशन है जिसका नाम है अटल इनोवेशन मिशन। तो इसके द्वारा ये कार्यक्रम शुरू किया गया है और अटल इनोवेशन मिशन ने डेल टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर ये प्रोग्राम लॉन्च किया है और इस प्रोग्राम का मेन उद्देश्य नवाचार व उद्यमिता को बढ़ावा देना है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की, तो 24वां क्वेश्चन है, नवंबर 2020 में प्रकाशित होने वाली पुस्तक जिसका नाम है आवर ओनली होम ए क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड के लेखक कौन है? तो ये नवंबर 2020 में एक पुस्तक प्रकाशित की जाएगी जिसका नाम है आवर ओनली होम ए क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड। तो ये पुस्तक जो लिखी गई है वो तिब्बती धर्मगुरु हैं, इनका नाम है दलाई लामा, इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। और दलाई लामा के साथ साथ ये जर्मन एक पर्यावरण पत्रकार है, इनका नाम है फ्रांज आल्ट। तो इनके साथ मिलकर दलाई लामा ने ये पुस्तक लिखी है। दलाई लामा ये तिब्बती धर्मगुरु हैं और इस पुस्तक में इन्होंने पर्यावरण संबंधित जानकारी व अपील की है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की, तो 25वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने वुमेन GDP वुमेन कनेक्ट चैलेंज को लॉन्च किया है? तो हाल ही में वुमेन GDP वुमेन कनेक्ट जो चैलेंज है इसके लिए लॉन्च किया है रिलायंस फाउंडेशन ने। और इस चैलेंज का मुख्य उद्देश्य लिंग विभाजन के साथ साथ डिजिटल विभाजन को कम करने के लिए ये चैलेंज लॉन्च किया है रिलायंस फाउंडेशन ने। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की, तो 26वां क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एंथ रिवॉर्ड्स नाम से ओमनी चैनल लॉयल्टी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो एंथ रिवॉर्ड्स नाम से ओमनी चैनल लॉयल्टी प्लेटफॉर्म ये लॉन्च किया है NPCI ने। NPCI मतलब नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने ये एंथ रिवॉर्ड्स नाम से एक ओमनी चैनल लॉयल्टी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो यूजर्स हैं वो अलग अलग बैंकिंग ट्रांजैक्शन करके पॉइंट कमा सकते हैं। तो अलग अलग जब वो ट्रांजैक्शन करेंगे तो वो पॉइंट कमाएंगे और इन पॉइंटों का वो प्रयोग यूज भी कर सकते हैं। और इसका यूज किस में कर सकते हैं? तो इसमें फ़्लाइट बुकिंग हो गई या फिर होटलों की बुकिंग हो गई, तो इसमें वो कर सकते हैं। बात करेंगे NPCI की, तो NPCI की स्थापना 2008 में हुई थी, मुख्यालय मुंबई में है। MD तथा CEO हैं दिलीप असबे और गैर कार्यकारी अध्यक्ष हैं विश्व मोहन महापात्रा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। 27वां क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस ये मनाया गया है 12 अगस्त को। तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये युवा दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त के लिए। तो युवाओं द्वारा देशों की उन्नति में जो युवाओं का हाथ है, मतलब कि युवाओं का जो सहयोग है, तो उसी को चिन्हित करने के लिए हर वर्ष 12 अगस्त के लिए अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और इस बार जो थीम रही है वो है यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। वहीं बात करें तो ये तो हो गया अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, ये मनाया गया है 12 अगस्त के लिए। बात करें कि राष्ट्रीय युवा दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 12 जनवरी के लिए। 12 जनवरी के लिए स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर 12 जनवरी के लिए राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस तो ये 12 अगस्त है और यहाँ 12 जनवरी है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की, तो 28वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने 121 पुलिसकर्मियों को मेडल फॉर एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन से सम्मानित किया है? तो ये सम्मानित किए गए हैं गृह मंत्रालय के द्वारा। गृह मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो अमित शाह। तो गृह मंत्रालय के द्वारा अभी हाल ही में 121 पुलिसकर्मियों को मेडल फॉर एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन से सम्मानित किया गया है, जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन के क्षेत्र में अपना अहम योगदान दिया था। तो उन्हीं के इसी सम्मान में उनके लिए इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है या फिर इस मेडल से सम्मानित किए गए हैं। और कितने लोग हैं? तो 121 पुलिसकर्मी हैं और गृह मंत्रालय ने सम्मानित किया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की, तो 29वां क्वेश्चन है, हाल ही में उड़ीसा ललित कला अकादमी द्वारा किसे धर्मपद पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो उड़ीसा ललित कला अकादमी के द्वारा ये धर्मपद पुरस्कार ये प्रदान किया गया है सुदर्शनम साहू। और ये सुदर्शनम साहू कौन है? तो ये एक मूर्तिकार हैं। तो सुदर्शन साहू जो कि एक मूर्तिकार हैं, तो इन्हीं के लिए उड़ीसा ललित कला अकादमी द्वारा धर्मपद
पुरस्कार प्रदान किया गया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। तो 30वां क्वेश्चन है, हाल ही में पीके मुथुसामी का निधन हो गया, ये कौन थे? तो हाल ही में पीके मुथुसामी इनका निधन हो गया है। ये तमिल भाषा के बहुत ही फेमस गीतकार थे, अब इनका निधन हो चुका है। तो एक निधन और भी हुआ है, ये हैं जीके मेनन। जीके मेनन ये खेल पत्रकार थे, इनका भी निधन हो चुका है। बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 31 की। तो 31 में नियुक्तियाँ हैं। तो पहली जो नियुक्ति है वो है केन्या में भारत के अभी हाई कमिश्नर नियुक्त हुए हैं। उच्चायुक्त वहाँ नियुक्त होते हैं जो कंट्री कॉमनवेल्थ कंट्री होती है, मतलब कि राष्ट्रमंडल का सदस्य होता है, सदस्य कंट्री होती है, उसमें हमेशा हाई कमिश्नर या फिर हिंदी में बोले तो उच्चायुक्त नियुक्त किए जाते हैं। तो केन्या में भारत के अगले जो उच्चायुक्त बने हैं उनका नाम है वीरेंद्र पाल। बात करेंगे केन्या की। तो केन्या की राजधानी नैरोबी में है, मुद्रा है शिलिंग और प्रेसिडेंट हैं यहाँ के उहुरु केन्यात्ता। उसके बाद नेक्स्ट नियुक्ति की बात करेंगे। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों पर अनुसंधान के लिए गठित भारतीय परिषद के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं प्रमोद भसीन। इंग्लिश में अगर इसे बोलेंगे तो इंग्लिश में इसे कहेंगे ICRIER, ये शॉर्ट में, और इसकी फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन। हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों पर अनुसंधान के लिए गठित भारतीय परिषद के अध्यक्ष ये बने हैं प्रमोद भसीन। इन्होंने स्थान लिया है ईश्वर जज अहलूवालिया का। तो ईश्वर जज अहलूवालिया के ये प्रमोद के स्थान पर प्रमोद भसीन नियुक्त हुए हैं। बात करते हैं अब जो मैंने आपसे पिछले दिन में जो आपसे क्वेश्चन पूछे थे उनके आंसरों की। तो आपसे मैंने पहला क्वेश्चन पूछा था KVIC मतलब कि खादी विलेज एंड इंडस्ट्रियल कमीशन, मतलब कि खादी बाग ग्रामोद्योग आयोग द्वारा पहला रेशम प्रशिक्षण केंद्र सह उत्पादन केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ये की जाएगी अरुणाचल प्रदेश में। दूसरा क्वेश्चन पूछा था रक्षा मंत्रालय द्वारा कितने रक्षा उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो इसका आंसर था 101। तीसरा क्वेश्चन था इंदिरा वन मितान योजना, ये छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार ने लॉन्च की है। चौथा क्वेश्चन था देश का पहला इलेक्ट्रिक वाहन पार्क की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ये तमिलनाडु में की जाएगी। पांचवा क्वेश्चन पूछा था भारत के अगले कैग मतलब होता है कंप्ट्रोलर एंड अटॉर्नी जनरल, तो ये बने हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। और ये किसका स्थान लेंगे? तो ये लेंगे उनका क्या नाम है, राजीव महर्षि के स्थान पर ये भारत के अगले महालेखा और नियंत्रक परीक्षक नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने पूछा था यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन मतलब कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये नियुक्त हुए हैं प्रदीप कुमार जोशी। सातवां क्वेश्चन मैंने पूछा था MSME सक्षम नामक पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है सिडबी ने। आठवां क्वेश्चन था स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में प्रथम पुरस्कार किस संस्थान ने जीता था? तो ये डाइट पुणे, डाइट मतलब होता है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। उसके बाद नौवां क्वेश्चन मैंने पूछा था किस बैंक द्वारा ऑटोमेटेड वॉइस असिस्टेंट एक्सा लॉन्च किया गया है? इसका आंसर था एक्सिस बैंक। 10वां क्वेश्चन था यूनेस्को द्वारा सुनामी तैयारी को लागू करने वाला पहला राज्य किसे घोषित किया गया है? इसका आंसर था ओडिशा। बात करते हैं आज से आपके लिए पहला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना की शुरुआत किसने की है, मतलब कि किस राज्य द्वारा की गई है? दूसरा क्वेश्चन बताना है ICC के अंतर्राष्ट्रीय एम्पायरों के पैनल में शामिल अभी कौन अंपायर किए गए हैं? और तीसरा क्वेश्चन बताना है ईट राइट इंडिया के लिए फूड सिस्टम विजन पुरस्कार किसने जीता है? चौथा क्वेश्चन बताना है 70वीं एनिवर्सरी ग्रांड प्रिक्स फार्मूला वन रेस किसने जीती है? पांचवा क्वेश्चन आपके लिए बताना है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जिसके लिए बोलते हैं सेल, ये भारत की महारथन कंपनी है, इसकी अगली अध्यक्ष कौन नियुक्त हुई हैं? और ये सेल की पहली महिला अध्यक्ष भी होंगी। छठा क्वेश्चन बताना है मानव हाथी संघर्ष पर केंद्रीय मंत्री जो हैं इनका नाम है प्रकाश जावड़ेकर, इनके द्वारा एक राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया गया है, इस पोर्टल का आपके लिए नाम बताना है। सातवां क्वेश्चन बताना है ट्रैफिक सिग्नल पर महिला की आकृति लगाने वाला पहला शहर कौन बना है? आठवां क्वेश्चन बताना है रॉ ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ट ऑपरेशन, ये एक पुस्तक लिखी गई है, इस पुस्तक के लेखक बताने हैं। और नौवां क्वेश्चन आपके लिए और अंतिम क्वेश्चन बताना है आर्थिक पिछड़े वर्ग को मतलब कि जो अधिक पिछड़े हुए वर्ग हैं उनको न्यायिक सेवा में 5% आरक्षण देने की घोषणा किस राज्य ने की है? तो दोस्तों ये थी आपसे संबंधित सारी करंट अफेयर की जानकारी जो कि मैंने आपसे डिस्कस कर दी। तो इन क्वेश्चनों का आप आंसर देख लें और आपके लिए याद हैं तो आप कमेंट्स कर दें। दोस्तों ये थी आपसे संबंधित सारी करंट अफेयर की जानकारी जो कि मैंने आपसे डिस्कस कर दी। अगर मेरे द्वारा बनाई हुई करंट अफेयर आपके लिए पसंद आती है तो मेरे चैनल मनीष स्टडी पॉइंट के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो को टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।